बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन शॉट को लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस वन शॉट के अंदर आपको सारी क्वेरीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, या आप एमडी गेट की तैयारी करें, ईकेट की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें हैं, तो सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सिलेबस हमने आपको बायोलॉजी के 16 चैप्टर अपलोड कर दिए। आप अच्छे तरीके से बायो को कॉन्सेप्चुअली पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको फिजिक्स के भी 16 चैप्टर पढ़ा दिए, अब कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स को भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी केमिस्ट्री का भी अब डन होने वाला है, क्योंकि ये हमारा 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी होने वाला है। सो अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और आप अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बिल्ड करते जाएं। तो क्रिस्टल क्लियरली स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज और लास्ट में आपको भेज जाएंगे और आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाएगी। दिस इज योर गोल्डन चांस। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें, अभी तक किया ही नहीं तो जाकर कर लें, टीच दुआ है। फेसबुक आप लोगों का दुआए ज़ारा, उसे भी लाजमी फॉलो करें। अभी तक आप लोगों किसी ने फॉलो नहीं किया, भाई फॉलो तो करें हमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अकाउंट है टिकटॉक पे, उसका नाम है दुआए ज़ारा, वहां पर 2000 प्लस फॉलोवर्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे कि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख देती हूँ। इतना बड़ा मुझे नाम लिखने की आपको पता है जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मुझसे इतना पढ़ चुके हैं। अब बस एंड होने वाला है योर पीएमडीसी सिलेबस, एंड देन हमारी छोटी सी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ, और आप अपनी मंजिल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, याद रखिएगा, मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको क्लियर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, जहां पर आप पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कह सकते हैं, या कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, आप जो भी डेफिनेशन के अंदर डाल लें, या फिर आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे सिंप्लीफाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन तीनों चीजों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इनको ही आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन की तरफ आई होप हमें मूव ऑन होना चाहिए कि ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहां पर आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं। चले यहाँ पर डेफिनेशन हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो दिस इज माय मार्कर। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जहां पर आप क्या पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आप स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स भी बताऊंगी क्या होते हैं, अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सही, ताकि आपको टॉपिक का फील है हाइड्रोकार्बन्स की, सही। उसके बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे ही तो आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, देखो नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि मुझसे पाँव लग गया है, तो क्या है, दिस इज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऐसी ब्रांच है मेरे बच्चे केमिस्ट्री की जहां पर आप पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड्स, जो जो चीजें मैंने यहाँ मेंशन की है वो सारा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहले मैंने लिखा है कि हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैम हाउ व्हाट, कैसे स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जरा यही तो हमें बता दें। तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप कैसे स्टडी करते हैं, आपके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं मुझे देखकर, मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कि स्टूडेंट रिलीज करते हैं यूरिया, यूरिया रिलीज करते हैं, आपको पता है दिस इज या वेस्ट मटेरियल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद याद रखें हम स्टडी करते हैं कार्बन फैमिली की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बन फैमिली की हम स्टडी करते हैं। वाई यहाँ पर हम कार्बन की स्टडी करते हैं, बाकी की भी तो हम स्टडी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को पता है, यू मस्ट नो इज के पीरियोडिक टेबल के अंदर
पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों का है उसके अंदर आप लोगों को पता है एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यू मस्ट नो इट। अब जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, ध्यान में रखिएगा, वो फर्स्ट ए से लेकर, मैंने आपको बार बार बताती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, 8A तक होता है। उसमें से जो फोर्थ ग्रुप है जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। उस कार्बन फैमिली के अंदर तो काफी कंपाउंड्स आते हैं, कार्बन भी आता है। यू मस्ट नो इट, यू नो इट। तो आप सबको पता है कि आपका कार्बन आता है, और आपको ये भी पता है कि कार्बन क्या होता है। कार्बन इट इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू मस्ट नो इट, मैंने आपको बताया था। सही, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताती हूँ। कौन सी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बताती? काफी चीजें हैं जो कि हमने आपको बता दी। इसके अलावा भी B4 ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन हम कार्बन को ही क्यों लेते हैं? कार्बन को इस वजह से लेते हैं क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। क्योंकि इसके वैलेंट शेल के अंदर, या इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम क्या लेते हैं? कार्बन को स्टडी करते हैं, और हम कार्बन को ही लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। यू मस्ट नो इट। सो सर, ये है बातें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है और हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अब मेरे बच्चे, आपने हाइड्रोकार्बन्स की पूरी पी होगी केमिस्ट्री सेकंड ईयर। अगर अच्छी पढ़ी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं किस लिए हूं? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हूं, पढ़ाने के लिए। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स। अब बच्चों देखिए, हाइड्रोकार्बन्स में हम स्टडी करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन जैसे कंपाउंड्स की। हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? स्टडी करते हैं, आपको पता है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो ये सारी जब हम स्टडी करते हैं, ये सारी हम करते हैं अपनी प्यारी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कार्बन फैमिली की। कार्बन टेट्रावैलेंट है, इस वजह से हम क्या लेते हैं? कार्बन को लेते हैं। ये सब आप लोगों को मैंने चीजें बताई हैं, इसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप लोगों को मैंने ना बताई हो। सो क्लियरली आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। अब लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिन्हें एक्सेप्ट करती है, जिन्हें एक्सेप्ट करती है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं लेते। किसको नहीं लेते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर? एक्सेप्ट करते हैं कुछ कंपाउंड्स को। यू मस्ट नो इट। नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं लेते, ये असम्पशन है। हम इसको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। और ना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड को। ना ही हम कार्बोनेट्स को लेते हैं, कार्बोनेट्स को भी, ये क्या है? कार्बोनेट्स। और कार्बोनेट्स को भी हम नहीं लेते। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स को भी हम यहाँ पर नहीं लेते। इतना तुम्हें क्लियर हुआ? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ कि ये वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं लेते, और ना ही कार्बाइड को लेते हैं। अब कार्बाइड के बारे में अक्सर स्टूडेंट जानते नहीं, ये एक्स्ट्रा चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखें, कार्बन बोथ होता है, कार्बन मिक्सचर होता है कार्बन का और मेटल का। कार्बन और मेटल जब आपस में मिलते हैं तो आप लोगों के पास क्या बनता है? कार्बाइड बनता है। इतना तुम्हें क्लियर है? मैं देखूं आपको क्लियर नजर आ रहा है। बाद में रिक्वेस्ट कर करके सर ना खा जाए मेरा, सो मैं सारी चीजें बता देती हूँ। ये क्या होते हैं? कार्बाइड होते हैं। इतना तुम्हें क्लियर है? अब तुम इतने काबिल हो चुके हो कि अब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी जो रिश्तेदारी है, उसका पूरा खानदान है, वो तुम्हें मैंने बता दिया है। वो नहीं बैकग्राउंड बताते, सही, वो मैंने बता दिया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जहां पर आप लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बट ये वाली चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ते। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, जैसे ये कार्बोनेट्स के अंदर हमारा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यू मस्ट नो इट। उसके बाद Na, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, HCO3-1, इसको भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अब कार्बाइड में आप कौन सी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे?
जैसे कि CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, इसकी एग्जाम्पल लेना है क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ AlC3 यानी एल्यूमिनियम कार्बाइड, सही हो गया। ये तुमने चीजों को देखना है। यहाँ टू लगा ले, ये कार्बाइड है ना। अब देखें, इतना तुम्हें क्लियर हुआ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। इसे तुम यहाँ से नोट कर सकते हो। नोट करो करो करो, नोट करो करो करो, कर लिया तुमने नोट। अब स्टूडेंट्स टाइम बहुत कम है, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर बिल्कुल भी नहीं मैंने करना था, ना शूट नहीं करना था आज मैंने, लेकिन क्या हो गया, मैंने बोला ऐसे आप लोगों की कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी, आपको लेक्चर्स टाइम पे नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे। इस वजह से स्टूडेंट टाइम बहुत ज्यादा कम है मेरे पास भी, क्योंकि मैं आई एम वेरी बिजी फॉर द इस बार यहाँ पर देखें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद रखिएगा, दो तरह की आप लोगों के पास चेन्स होती हैं। एक आप लोगों के पास होती है, ध्यान में रखिएगा, मैं भी लिख रही हूँ। सो स्टूडेंट्स आप लोग सब जानते होंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह की उसके अंदर चेन्स पाई जाती हैं। एक पाई जाती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर, और एक पाई जाती है क्लोज चेन। एक क्या पाई जाती है, क्लोज चेन पाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर दो तरह की चेन्स पाई जाती हैं। जो ओपन चेन होती है उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, असाइक्लिक चेन। क्या बोलते हैं, असाइक्लिक चेन कहते हैं। उसके बाद जो क्लोज चेन होती है उस क्लोज चेन को आप लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक चेन। सही है, ये चीजें आपको पता होगी कि क्लोज चेन हम लोग किसे बोलते हैं और ओपन चेन हम लोग किसे बोलते हैं। सही, ये चीजों के बारे में आप लोग सब जानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखें, ओपन चेन को हम असाइक्लिक चेन भी बोलते हैं और इसे हम साइक्लिक चेन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास ओपन चेन है जिसे आप असाइक्लिक चेन कह रहे हैं, उसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक आप लोगों के पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। एक क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। इन कॉन्सेप्ट को आपने बिल्ड करते रहना है। ये देखें, जो असाइक्लिक चेन जिसे ओपन चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स कह रहे हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सबको पता है क्या एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कुछ ऐसे। अनसैचुरेटेड के अंदर याद रखिएगा, डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्टेंस, सारी चीजें यहाँ पर छाप दूंगी, बस तुमने साथ साथ लेकर चलते जाना है। और सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे हम सिंप्लीफाई, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, अल्केन पाए जाते हैं, और इसके अंदर आप लगे पाई जाती है, अल्कीन पाई जाती है और अल्काइन पाए जाते हैं, और अल्काइन पाए जाते हैं। सो अल्केन इसके अंदर आएगा, सैचुरेटेड के अंदर वो सैचुरेटेड होगा, और अन जो सैचुरेटेड है उसके अंदर आपके देखें, हाइड्रोकार्बन के अंदर एक अल्केन अल्कीन अल्काइन होते हैं ना। सो सैचुरेटेड के अंदर आपके अल्केन आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर आपके अल्कीन आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, अल्काइन आ जाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ। अब ये जो अल्कीन है, इसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं पैराफिन्स। क्या बोलते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। और अल्कीन को आप सिंप्लीफाई कहते हैं ऑयलोफिन्स। ऑयलोफिन्स कहते हैं, सही। ऑयलफिन्स या ऑयलोफिन्स आप देख लीजिएगा, यही कुछ कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, देखो नीचे नजर आएगा या नहीं, मैं थोड़ा सा चेकअप कर लूं। हाँ, थोड़ा सा नजर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ध्यान में रखना है कि अब नाम कैसे बनेंगे। अब अगर CH3 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3। इसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलेंगे, मीथेन कहेंगे। अगर C2H6 होगा तो सिंप्लीफाई हम उसे क्या बोलेंगे, आप लोग सब जो जानते हैं, इनसे वाकिफ हैं, इनको सिंप्लीफाई बोलेंगे इथेन। सही हो गया। अगर C3H8 होगा तो सिंप्लीफाई आप इसे कहेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे, एन। देखें, अल्केन के अंदर हमेशा एन फैमिली लगती है। अल्कीन के अंदर जो अल्कीन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसके
अंदर क्या लगती है, इन फैमिली लगती है। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, और अल्काइन के अंदर आइन लग जाता है, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। सही। उसके बाद देखें, अगर C4H10 आ जाए, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अगर C5H12 आ जाए तो सिंप्लीफाई हम उसे कहते हैं पेंटेन, दिस इज कॉल्ड पेंटेन, बेंटेन नहीं पेंटेन है ये, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, बस ब्यूटेन थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो पेंटेन को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ उसकी बात। अगर C5H12 आ जाए तो आप लोगों के पास क्या होगा, पेंटेन होगा, बस ANN फैमिली लगानी है। C6, और अगर H14 हो जाए तो सिंप्लीफाई इसे हेक्सेन कहेंगे, बस 10 तक की जो है काउंटिंग वो ही आती है। उसके बाद क्या है, C7H16, दिस इज कॉल्ड, इसे आप कहेंगे हेप्टेन, क्या बोलेंगे, हेप्टेन कहेंगे, बस एन फैमिली लगानी है। C8H18 हो जाए तो आप लोगों के पास क्या होगी, ऑक्टेन, और अगर C9H20 आ जाए, दिस इज कॉल्ड ननेन। उसके बाद C10H22 आ जाए, दिस इज कॉल्ड डिकेल, सॉरी डिटेन, सॉरी डेका है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डिकेन। सही है। इस तरीके से ये आपकी क्या है, जब भी अल्केन आ जाए तो आपने यही चीजें याद रखनी है। कितने, 10 नाम। CH3 होगा, मीथेन कहेंगे। C2H6 होगा, एन फैमिली का मतलब अल्केन है। उसके बाद C3H होगा, प्रोपेन होगा। C4H10 होगा, ब्यूटेन होगा। उसके बाद C5H12 होगा, पेंटेन होगा। C6H14 होगा, हेक्सेन होगा। C7H16 होगा, हेप्टेन होगा। C8H18 होगा, ऑक्टेन होगा। C यहाँ पर क्या हो गया ना मेरे बच्चे, ना 9H20 होगा तो क्या होगा, ननेन। C10H20 होगा तो डिकेन। बस ये आप इसको डबल करते जाएंगे, 3 को 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, ऐसे तुम लोगों ने क्या करते जाना है, डबल करते जाना है। इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यू कैन बिल्ड इट। अब हमारे पास आती है अल्कीन्स। अब यही बात को तुमने आइन में यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैम, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब मेरे बच्चे यहाँ से आप शुरू कर दें, आपने सिर्फ इन लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथीन। सिर्फ E का इजाफा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, बस E लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटीन, पेंटीन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेप्टीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ननीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेकीन। ये चीजें देखो आपको नजर आ रही है नहीं, बाद में रिक्वेस्ट ना करते रहे। देखें यहाँ से आपको नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया जो मैंने लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आ सके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धमाल आ सके। सही है। ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इसे पीछे कर लेती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको सीधा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। स्टूडेंट्स अब तुम्हें सब नजर आ रहा होगा और तुम अब सब क्लियर होगा तुम्हें। अब देखो, अब हम यही बात कर लेते हैं नई फैमिली की। बस आपने अल्काइन की बात होगी तो आपने क्या करना है, लगा देना है मिथाइन, बस YNE लगा देना है। यहाँ पर हो जाएगा इथाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, यहाँ पर तुम खुद लगा दो, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ननाइल, डेकाइल। अब इतना तुम्हें क्लियर हो गया, इतना तुम्हें क्या हो गया, मुझे चक्कर ही आने लग गए। ये चीजें तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है ना, आज हद कर दी गर्मी ने। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया हो। और ये थी बच्चों आपकी कहानी, जो कि थी ये वाली साइक्लिक वाली, ये साइक्लिक वाली हम लोगों ने इतनी देर से साइक्लिक वाली कहानी कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें साइक्लिक वाली, अब हम क्लोज चेन की बात करें जिसे हम साइक्लिक चेन कहते हैं। अब साइक्लिक चेन के अंदर भी मजीद आप लोगों के पास दो तरह की आ जाती है। एक आपके पास होती है होमोजीनियस
एक होता है हेट्रोजीनियस। इसको हम पहले आप इसे नोट कर लें, क्योंकि अब हम क्लोज चेन की हेडिंग लगाएंगे और आपको स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीजें तो बता दी, लेकिन एक और चीज सुन ले, अपने फॉर्मूले को याद रखना है, सवाल आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2, सही, CnH2n+2। उसके बाद अल्कीन, अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। उसके बाद अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-1। सो ये फॉर्मूलाज आपने क्या करने याद रखने। अब मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ आगे बिल्कुल बढ़ रहे हैं। सो ये चीजें तुमने क्लियर कर ली। अब स्टूडेंट्स अब आगे चलेंगे, सो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, चीजों को मिटा देते हैं। अब हम साइक्लोज चेन की बात करेंगे। आपको पता है ना, हाइड्रोकार्बन की दो चेन होती हैं, ओपन चेन होती है, एक क्लोज चेन होती है। ओपन चेन की डिटेल हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आती है क्लोज चेन, जिसकी हम क्या करें, यहाँ पर डिटेल करें। और जो ये छोटा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल छोटा चैप्टर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। ऐसे ही आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो भी आसान है। बस आपने ध्यान में रखना है चीजों को, और कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब देखिए आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, एक हमारे पास होती है, अब मैं बड़ा सा लिख देती हूँ क्लोज चेन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके अंदर इंक डाल लेती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स ये मार्कर थोड़ा सा चल पड़े, क्योंकि अभी इंक डालने का भी टाइम नहीं बचा। अब यहाँ पर देखें, हम अब पढ़े हैं क्लोज चेन की कहानी, कहानी पढ़ेंगे क्लोज चेन की कहानी। अब जो आप लोगों के पास कहानी आ रही है ना क्लोज चेन की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों को मैं ट्रेलर दिखाऊंगी, ड्रामा आप लोगों को मैं थोड़ी देर से दिखाऊंगी। पहले ट्रेलर देखते हैं इसका। अब बच्चों देखें, क्लोज चेन के अंदर दो चेन्स आ जाती हैं, एक होमोजीनियस, एक इसकी टाइप होती है, एक होती है होमोजीनियस चेन, और एक आप लोगों के पास होती है हेट्रोजीनियस। ये इनकी टाइप है चेन के लिए, यहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये क्लोज चेन की क्या है, दो टाइप्स है। और याद रखिएगा, होमोजीनियस जो होता है वो क्या होता है, इसमें चेन के अंदर एक चेन होती है, उस चेन के अंदर क्या हो, ओनली कार्बन एटम हो, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस चेन होगी, ओनली कार्बन एटम। अगर अदर अदर हो, कार्बन एटम के अलावा भी क्या हो, अदर एटम भी मौजूद हो भले कार्बन के साथ, तो वो आप लोगों के पास क्या है, हेट्रोजीनियस चेन। देखिए होमोजीनियस चेन के अंदर ओनली कार्बन एटम ही जो चेन है उसके अंदर, यहाँ चेन को हटाकर आप यहाँ पर रिंग भी कह सकते हैं कि ओनली रिंग, कार्बन एटम की रिंग हो, किसकी रिंग हो, किसकी रिंग हो, ओनली कार्बन एटम की क्या हो, रिंग्स प्रेजेंट हो। और यहाँ पर कार्बन के अलावा अदर एटम्स की अगर रिंग मौजूद होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ क्लोज चेन। क्लियर है कैसे। अगर मैं यहाँ होमोजीनियस ड्रॉ करूं, जैसे कि कार्बन, अब देखें कार्बन 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 कार्बन, देखें ये क्या है, ओनली कार्बन एटम की चेन है। अगर यहाँ पर कार्बन के अलावा यहाँ पर आ जाए क्लोरीन, इसकी साइड में आ जाए ब्रोमीन, फिर स्टूडेंट्स इसके नीचे आ जाए आयोडीन, और फिर इसके नीचे स्टूडेंट्स आ जाए यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर स्टूडेंट इस तरीके से, यानी कि चार चीजें। और यहाँ पर देखिए अदर अदर अकाउंट, अदर एटम्स आ जाए, कार्बन के अलावा अगर अदर एटम्स आ रहे हैं किसी भी रिंग के अंदर, तो उसे सिंप्लीफाई हेट्रोजीनियस। अगर रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम है तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। इतना तुम्हें क्लियर हो गया कि होमोजीनियस में क्या होता है, ओनली कार्बन एटम रिंग्स के अंदर होता है। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस के अंदर कार्बन एटम के अलावा भी एटम मौजूद होते हैं। इट इज, ये टाइप किसके हैं, क्लोज चेन के। उसके बाद ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई। अब होमोजीनियस के अंदर दो तरह की चेन्स आ जाती हैं, एक आप लोगों के पास होती है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे आप लोगों के पास क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक जो होते हैं, याद रखिएगा, मैं देखूं नीचे नजर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आई थिंक जगह तो बना ली है, अब तुम्हें क्लियर होगा। अब एरोमेटिक याद रखिएगा, एरोमेटिक में आपके क्या होते हैं, ये आप लोगों के पास प्लेनर होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। और एलिसाइक्लिक वाले क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक, सही है। अब प्लेनर होते हैं, क्यों प्लेनर होते हैं एरोमेटिक, क्योंकि इसके अंदर नो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कार्बन की कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, यानी कि 4 कार्बन
कि सिग्मा बॉन्ड हम यहाँ पर, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हम यहाँ पर नहीं बना सकते, नो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते प्लेनर के अंदर। तो यहाँ पर हम एरोमेटिक के अंदर कार्बन की sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्लियर है? इतना क्लियर है। और बच्चों ये अल्टरनेट करता है, किसको अल्टरनेट करता है? एरोमेटिक चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट करता है पाई बॉन्ड को। किसको? पाई बॉन्ड को ये अल्टरनेट करता है। उसके बाद ये हक्कर रूल्स को फॉलो करता है। हक्कर जो रूल्स होता है उसे फॉलो करता है, जो आप जानते होंगे 4n+2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई 6 इलेक्ट्रॉन, पाई 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये आप लोगों को पता होगा। तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया? क्लियर हो गया। सिर्फ ये हक्कर रूल्स है कि जो वैलेंस शेल में है वो एरोमेटिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 होने चाहिए, इस वजह से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। तो हक्कर्स रूल्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज तुमने क्या कर ली? क्लियर कर ली। सही हो गया। अब तुम, मेरे ख्याल से तुम इस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने के काबिल हो चुके हो। यहाँ पर तुम एग्जाम्पल ले सकते हो बेंजीन की। किसकी एग्जाम्पल ले सकते हो? बेंजीन की एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज अ बेंजीन। ये आपकी क्या है? बेंजीन। सही। तो ये चीज तुमने क्या करनी है? याद रखनी है। इसमें एग्जाम्पल ले लो बेंजीन की। अगर हम यहाँ पर एलिसाइक्लिक की बात करें, एलिसाइक्लिक वाले पोर्शन को हम इस जगह पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक वाले पोर्शन को। सही। जो एलिसाइक्लिक आप लोगों के पास होते हैं उसके अंदर आप लोगों के पास एक आता है साइक्लो अल्केन, और एक आप लोगों के पास होता है साइक्लो अल्कीन, और एक आप लोगों के पास होता है साइक्लो अल्काइन। मैं इतनी छोटी जगह पे तो ये चीज नहीं आएगी, सो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देती हूँ। 2 पे आ जाएगा साइक्लो अल्कीन, और 3rd पे आ जाएगा साइक्लो सुसन। ये यहाँ से मिटा देते हैं। सही। ये आपको खुला खुला करके अच्छे तरीके से समझ आ जाए। याद रखिएगा ये क्या है? एलिसाइक्लिक है। आपको पता ही है होमो, जो होमोजाइगस है, जो हेट्रोजाइगस है, वहां पर ये होमोजाइगस के 2 टाइप थे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। सो इसमें हम पढ़े हैं। सो ये 3rd में यहाँ पर लिख लेती हूँ। 3rd आप लोगों के पास है साइक्लो अल्काइन। सही। अब बच्चों देखिए साइक्लो अल्केन वैसे होता क्या? आप सब जानते होंगे कि व्हाट अबाउट द साइक्लो अल्केन। अब जो साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन के अंदर याद रखिएगा ये वाली स्ट्रक्चर्स को हमने याद रखना है, जो कि अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगी, और बी प्रिपरेशन रहकर आप लोगों को इन शक्लों के बारे में याद रखना है। ये शक्लें हैं बहुत खूबसूरत। देखो एक बार, शक्लें मुबारक हो आप लोगों को तो चले बनाते हैं। ये आप लोगों के पास क्या है? किसी को पता है तो अभी मुझे बताएं। ये क्या है? पता है तो अभी बताएं। ये क्या है ना? ये क्या है? क्या है? क्या है? अब ये क्या है? अब ये क्या है? इसकी तो शक्ल ही नहीं बन रही मुझसे। कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। सही। अब यहाँ पर भी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एमडीगेट को करेंगे क्लियर तुम लोग। हमारा तो क्लियर है, अब तुम कर लो क्लियर। अब देखो ऐसे करके, अब तुम क्या करोगे बच्चों? मुझसे ना इसकी शक्ल नहीं सही तरीके से बन रही। इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है। अब ये वही आप लोगों के पास बेंजीन वाली स्ट्रक्चर ही है, एक बार बनाई है। यहाँ पर देखें, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बन जाना तू। यहाँ पर बनेगी बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये बनी बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे साइकिल। यहाँ पर देखें जरा तुम, यहाँ पर भी देखो जरा तुम। ये देखें, यहाँ से भी बन गई और कुछ ऐसे भी करके बन गई।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एक है एलिसाइक्लिक के अंदर साइक्लोअल्केन, एक है साइक्लोअल्कीन और एक है साइक्लोअल्काइन। अब यहाँ पर आप देखें कि जो आप लोगों के पास साइक्लोअल्कीन है, साइक्लोअल्कीन के अंदर जो पहला आप लोगों को दिख रहा है, इसे सिंप्लीफाई आप कहेंगे साइक्लोअल्केन। ये देखें, ये क्या है? आप थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड आप लोगों के पास क्या है? आपको पता होगा, मैं बता इस वजह से तो पहले बताई थी। इसे आप कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, इसे आप कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसे आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, इसे आप कहेंगे साइक्लोपेंटेन, इसे आप सिंप्लीफाई कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है, बी प्रिपरेशन। उसके बाद आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, ये क्या होगा? वही साइक्लोप्रोपीन होगा ये, क्योंकि ये अल्कीन की बात हो रही है। ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन होगा ना, प्रोपीन हो गया, पेंटीन होगा ना, पेंटीन। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन। मारा ना जूता, हम किसको मारा? किसी को भी नहीं। अब बच्चों, मैंने बोला था कि मैं आपको टीजर दे दिया है, फिल्म अभी बाकी है या मूवी अभी बाकी है, ये बोला था मैंने। तुम्हें टीजर में ही सारा कुछ पढ़ा दिया, अभी तो फिल्म तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं। फिल्म तुमने देख ली है, क्यों देखी है? क्योंकि मैंने आपको सिंपली सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या आपको पता है कि क्लोज चेन के जो दो थे, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर भी दो थे, एक था एरोमेटिक और दूसरा आप लोगों के पास क्या था? यू मस्ट नो इट। एक आपके पास एरोमेटिक है तो दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास है एलिसाइक्लिक। सो होमो, जो आप लोगों के पास होमोजीनियस था, जो कि आप लोग एरोमेटिक था। एरोमेटिक क्या थी? एरोमेटिक प्लेनर थी, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी, हकर रूल्स को वो फॉलो कर रही थी, अल्टरनेट कर रही थी वो पाई बॉन्ड्स को। ये चीज तुमने उसके बारे में पढ़ी। एलिसाइक्लिक के अंदर मैंने तुम्हें साइक्लोअल्केन बताया, साइक्लोअल्कीन बताया, साइक्लोअल्काइन बताया और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप इसकी कर सकते हैं अरेंजिंग इट, देन 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 एंड देन। क्लियर हो गया इतना? इसे नोट कर ले, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे। कर लें स्टूडेंट्स, नोट आउट कर लें आप लोगों से, कोई चीज ना रह जाए आप लोगों से। सो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का जितने भी कॉन्सेप्ट है हम आज क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। आप क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स है, एमडी गेट या ईकेट के स्टूडेंट या नीट के स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। सिंध से है, फेडरल से है, या फिर आप केपीके से, बलोचिस्तान से, इंडिया से, तो सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। और अदर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टीच दुआ, टिकटॉक दुआ ज़ारा और फेसबुक दुआ ज़ारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपके पास आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, आप सबको पता है। अब देखें, आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे के बोलते हैं? आइसोमेरिज्म उसे बोलते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। इसकी बड़ी एग्जांपल आप लोग सब जानते हैं, इसकी बड़ी एग्जांपल वो मैं मार्कर कहाँ गया मेरा, हाँ जी, एक आप लोग जानते हैं हमारे प्यारे भाई को, जो है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, और एक होता है कीटोन। अब इन दोनों में जो अगर ग्लूकोज का C6H12O6 ये फॉर्मूला है,
दोनों में यही है कि कार्बन के 6 एटम्स है। फर्क क्या है? फर्क है स्ट्रक्चर का, क्योंकि एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप का क्या है? डिफरेंस है। यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस है कि इनका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। एक में एल्डिहाइड होता है तो दूसरे में कीटोन। इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे से क्या है? आइसोमर्स है। अब यहाँ पर देखें, अब जो आपके पास आइसोमेरिज्म है उसके दो टाइप्स है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने याद रखना है कि जिसके अंदर आपके डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न हो, यानी कि बॉन्ड पैटर्न क्या हो? डिफरेंट हो। जब आपके बॉन्ड पैटर्न डिफरेंट होते हैं उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? जिसमें आपके बॉन्ड पैटर्न क्या हो? डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद याद रखिएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो अरेंजमेंट होती है, मैं यहाँ पर लिख लूं, अरेंजमेंट जो होती है एटम की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर वो क्या होती है? सेम होती है। और यहाँ पर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होती है? डिफरेंट होती है। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ? जी हाँ मैम, इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। ये स्ट्रक्चर ये देखिए ए बी सी डी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब ये जा रहा है ए बी सी डी। इनकी अरेंजमेंट एटम की बिल्कुल सेम है, ये ए सी बी डी। इनके भले ये चेंज हो गए अल्फाबेट्स, लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट इनकी सेम ही है। और यहाँ पर आप लोग देखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, कि यहाँ पर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ए बी सी डी स्ट्रेट जा रहा है और ये बिल्कुल जिगजैग मैनर में जा रहा है। सो जो जिगजैग मैनर में जा रहा है, जिसका पैटर्न ही एटम्स का डिफरेंट है, सो इसे सिंपलीफाई हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। बच्चों इसके अंदर भी हम इसकी जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसको पढ़ेंगे। वैसे इसकी टाइप्स बहुत है, लेकिन एमडी गेट के हिसाब से सिर्फ एक टाइप इसकी इम्पोर्टेंट है। और याद रखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। तो दो टाइप्स क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है, उसे आप नोट कर लें। अब हम आगे चलेंगे। नोट आउट इट, नोट आउट इट। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का पीएमडीसी के अकॉर्डिंग है वो हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सो चेन आइसोमेरिज्म में मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ली है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ चेन इन आइसोमर, के आइसोमर में कि किस तरीके से मतलब कि हम फाइंड कर सकते हैं, किसको फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ चेन्स को, कि कितनी आइसोमेरिज्म के अंदर नंबर ऑफ चेन्स है। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आने वाला, यकीन कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास देखें C4H10, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर देखें ये सारे ब्यूटेन है, ये क्या है? पेंटेन है। अगर और होते तो हेक्सेन होते, हेप्टेन होते, आपको पता है ऑक्टेन होते, ननेन होते हैं, डेक्टेन होते हैं। ये चीज आपको मैंने पढ़ाई थी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा है CH2, फिर अब मैंने यहाँ पर CH2 और मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिखा है। सो ये क्या है? ये चेंज आ रही है, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन यहाँ पर आप देख नहीं रहे कि ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो आप लोग यहाँ पर नहीं देख रहे कि यहाँ पर कोई ना कोई मिथाइल ग्रुप है ही नहीं। बट ये है क्या? ये आप लोगों को पता है, एन ब्यूटेन लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने CH के ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। सो ये दो, ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है C5H12। C5H12 में जो आपके पास CH3 जो बॉन्ड है CH2 और ये आप लोगों के पास ये क्या सीधी चेंज आ रही है। यहाँ पर कोई ऊपर नीचे आप ब्रांचेस उठा के नहीं लगा रहे, ये बिल्कुल आप लोगों के पास क्या जा रही है? स्ट्रेट चेंज आ रही है। इसे सिंपलीफाई एन पेंटेन कहते हैं। और ये देखें इसको ऊपर ला के हमने क्या कर दिया है? इस मिथाइल ग्रुप को पुट कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। उसके बाद यहाँ पर हाँ जी मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें
अगर हम दो मिथाइल ग्रुप को इसके सर के ऊपर लाके खड़ा कर दें, एक सर के ऊपर एक नीचे, यानी कि दो मिथाइल ग्रुप चेन में आपको दो चेन दिखाई दे, दो ब्रांचेस, उसे फिर आप क्या बोल देंगे, नियो पेंटेन कह देंगे। उसके बाद है फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ चेन आइसोमर, कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ चेन को मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, 2n-4 + 1। इससे आप कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम को मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मिथेन, इथेन, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोपेन, यहाँ पर मैंने ब्यूटेन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, पेंटेन लिखा है। ये 5 मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पर देखें 2 है। अब यहाँ पर n की वैल्यू में यहाँ पर 1 रख रही हूँ, 1 रखी तो यहाँ पर माइनस किया 4 से और फिर प्लस करेंगे 1 से, ये हो जाएगा 2 - 3 = 1, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू हमने 1 रखी है। अगर यहाँ पर हम इथेन की बात करें, दिस इज कॉल्ड इथेन, इथेन को भी बिल्कुल आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास ये चीज क्या है, ये चीज आपके पास है प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पेंटेन। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ चेन इन आइसोमर। इस तरीके से आप नंबर ऑफ चेन जो है आइसोमर्स में, वो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन नोट इट and I can again write the bond. So स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया। अब ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स। पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा स्टूडेंट्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल आइसोमेरिज्म। सो क्लियरली तरीके से आप लोग इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपने देखते जाना है क्लियरली तरीके से। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं मार्कर्स लेके आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके अंदर अल्कीन भी आता है, अल्काइन भी आता है, साइक्लो अल्केन्स भी यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाना क्या है, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, यू मस्ट नो इट, कि क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद ये जो कार्बन कार्बन की जो रोटेशन बनती है वो क्या होती है, sp, वो फ्री रोटेशन होती है। जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के दरमियान में, जब सिंगल बॉन्ड होता है और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 जब होती है, तो वहां पर आपकी क्या होती है, फ्री रोटेशन होती है। उसके बाद अगर कार्बन कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो उसकी जो आप लोगों के पास रोटेशन होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। अगर कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से भी जो कार्बन की आप लोगों के पास रोटेशन होगी वो क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड। सिंगल बॉन्ड में भी कार्बन की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, और ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन की जो रोटेशन है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, फ्री रोटेशन है। यू मस्ट क्लियर इट, यू नो इट। तो ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे। अब याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें पहला हमारे पास आता है सिस फेज आइसोमेरिज्म। क्या, सिस फेज आइसोमेरिज्म। सिस फेज आइसोमेरिज्म आप उसे कहते हैं, इट्स ड्यू टू अ रिस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड। सिक्स फेज आइसोमेरिज्म के अंदर सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही अब सिस फेज आइसोमेरिज्म कहते हैं, जहां पर क्या बनता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पाई बॉन्ड्स बनते हैं, फ्री रोटेशन कोई भी आप लोगों के पास नहीं होती, सिंगल बॉन्ड वाले। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल ली आप लोगों के लिए इथेन की, सॉरी इथेन की, इथेन की एग्जाम्पल ली। अब ये एक फॉर्मूला है, इसमें से हम दो चीजें बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अरेंजमेंट यानी कि आप कोई भी कार्बन के अलावा कोई भी एटम को रख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर आप एक जगह हमने क्लोरीन रख लिया, एक जगह हमने हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, एक जगह हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गई, 1 और 3 पर, ये 1 है और 3 पर आप क्या देख रहे हैं, डाई क्लोरो इथेन। 1 और 3 पर दो इथेन के ग्रुप लगे हुए हैं, एक 1 पर और दूसरा किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ये देखें, एक 1 के ऊपर और एक 3 के ऊपर आप लोगों के क्या लगे हुए हैं, दो इथेन के ग्रुप लगे हुए, इस वजह से हम इसे कहते हैं डाइक्लोरो इथेन। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 पर और 2 पर दो
दो क्या लगे हुए हैं, इथेन के ग्रुप लगे हुए हैं। देख रहे हैं, इस वजह से मिसे, ये तो आप जानते होंगे नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से। इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू विल कॉपी इट एंड देन आई कैन रिमूव इट। सो सिंस आपको बताया जो आपके पास सेकंड जिसकी टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म। सही है, आइसोमेरिज्म इसकी टाइप है। इसको पढ़ना लाजमी होता है क्योंकि इसमें से काफी एमसीक्यूज बनते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर के बाद फंक्शन ग्रुप है एंड देन योर चैप्टर आर कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंटेन करते हैं कैरियर कार्बन्स को। अब ये कैरियर कार्बन्स क्या होते हैं? कैरियर कार्बन वो कार्बन होते हैं जहां अटैच होते हैं 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो जाएं, देखें किसी भी कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो जाएं, दिस इज कॉल्ड अ कैरियर कार्बन। उसे हम कैरियर कार्बन कहते हैं। क्लियर है? यू मस्ट नो इट। अब देखें, मैंने आपको फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, जो कि आपको पता है ओनली अकर्स इन अ ट्रांसवर्स वेव। ये चीजें मैं आपको बता चुकी थी ना वहां पर। आई होप आप मेरे साथ फिजिक्स में जुड़े हो फर्स्ट ईयर क्लास में। अब देखें ये क्या है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको हम यहाँ से गुजारते हैं, किसके अंदर से गुजारते हैं, पोलराइजर, जिसे हम निको ली प्रिज्म भी कहते हैं या टोरमेलन क्रिस्टल भी कहते हैं। ये तीनों नाम में से कोई नाम बोल के आपसे सवाल हर साल आता रहता है, तो बी प्रिपरेशन। अब यहाँ पर देखें एनएडी में भी आया था एक बार इसका सवाल। अब देखें अनपोलराइज्ड लाइट, अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको हमने पास करवाया एक पोलराइजर में से, निकोली प्रिज्म में से या टोरनेलिन क्रिस्टल में से हमने अनपोलराइज्ड लाइट को पास करवाया। जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ से पास करवाया तो जो आप लोगों के पास जो दूसरी लाइट्स थी, अलग अलग लाइट्स थी जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में आ रही थी, वो तो यहाँ पे पोलराइज हो गई इस पोलराइजर में, लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो यहाँ पर बच गई। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या डालेंगे, किसी ना किसी मीडियम के अंदर डालेंगे। सो वहां पर एक हमें क्या मिला, कार्बन मिला, और यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कि ग्लूकोज मिला, जिसे जो क्या था, एल्डोसिस वाला था। उसके बाद स्टूडेंट इस तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोम कोई भी हो सकता है, होगी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें मिलेगी, लेकिन इसमें आप लोगों का कीटोसिस भी हो सकता है, यहाँ पर आपका ईथर भी हो सकता है, अलग अलग आप लोगों को कार्बोजाइल भी हो सकता है ग्रुप, इसके अंदर आपको मिल सकता है प्लेन लाइट्स में अलग अलग मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें ग्लूकोज मिल गया, कौन सा मिला, एल्डोसिस वाला मिला, नोट इज अ कीटोसिस। उसके बाद या तो वो क्लॉकवाइज में होगा या तो फिर हमारे पास वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अगर वो क्लॉकवाइज में है जो आपका ग्लूकोज, तो वो डी आइसोमर्स बनाएगा, आइसोमर्स बनाएगा, या उससे डिक्स्ट्रो रोटेटरी इसकी रोटेशन होगी। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एल आइसोमर्स बनाएगा, जिसे लोवो रोटेटरी इसकी क्या है, रोटेशन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू बटरस्टैंड। सो यहाँ पर देखें ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहां पर आपके कैरियर कार्बन पाए जाते हैं, यानी एक कार्बन के ऊपर 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, आप पोलराइजेशन में से आपने गुजारा। उसके बाद ये आपको पता है कि ये निको ली प्रिज्म इसे आप कह सकते हैं, यहाँ टोरली प्लेन क्रिस्टल भी कह सकते हैं। इसमें से लाइट पास हुई, फिर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोगों को मिली। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने प्लेन लाइंस को गुजारा। सो वहां पर हमने एक प्रोडक्ट मिला जो कि ग्लूकोज, कौन सा, एल्डोसिस वाला मिला। फिर वो टूटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज होगी तो वो डी आइसोमर बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो एल आइसोमर बनाएगा। सो दिस इज योर द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड गेट शेयर इट। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे। सो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप की पहले आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। देखें फंक्शनल ग्रुप एटम्स होते हैं या एक तरह का ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए
मैंने सिंपल करके आप लोगों को समझा दिया कि भाई देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एक तरह का ग्रुप होता है एटम्स का। एटम्स का पूरा एक तरह का क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप होता है। याद रखिएगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके लिए। उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी रख रहे हैं तो अच्छे जा रहे हैं। अब इसमें देखें, आप ये हमारे पास क्या है, ऐसे रेडिकल लगा होगा। ये जो आर है, आर है, देखें ये जो आर है, इस आर को कई बार हम रेडिकल भी कहते हैं, या आपने सबने सुना होगा। और इसी आर को हम अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। अल्काइल रेडिकल, घबराना नहीं है। और कभी हम इसे आर को कार्बन चेन भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1। सही, ये इसका फॉर्मूला होता है। सही। अब इसमें देखें, रेडिकल क्या होता है, वेरिएबल होता है। फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से आपका रेडिकल के अंदर जो चीजें है वो भी चेंज, क्योंकि रेडिकल वेरिएबल है। अगर फंक्शनल ग्रुप Cl होगा, क्लोरीन होगा, तो कुछ अलग तरीके का नाम बनेगा। अगर OH होगा तो कुछ अलग तरीके का फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अगर SH होगा तो कुछ अलग। अब देखें यार, COOH हो, इसको आप सब लोग जानते हैं, ये क्या है, कार्बोजाइल ग्रुप। कार्बोजाइल ग्रुप भी कहते हैं आप लोग इसे, और कार्बो ओजलिक ग्रुप भी आप लोग इसे कहते हैं। सब जानते होंगे, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, सेकंड ईयर में भी इसे। अब इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्लियर है। सो ये बातों को आपने याद रखना है। अब अगर OH हो, SH हो, फिर उस हिसाब से आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन भी होता है, आप लोग सब जानते हैं। आपका ईथर भी होता है, ईथर में आ जाता है OH। तो देखें, जैसा आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप होगा वैसा ही आप लोगों का स्ट्रेस याद रखिएगा, वैसा ही नाम होगा फंक्शनल ग्रुप का। अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH है तो ईथर है, अल्कोहल है। सो इस तरीके से आपने याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। वो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से उसका नाम भी फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा। सो ये चीजें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताना था, ताकि आपकी क्लियरिटी एक तरह की बन जाए, आपकी एक तरह की क्लियरिटी बन जाए। देखें यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या हो गए हैं, क्लियरिटी तुम रखते जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो, इतना तुम्हें क्लियर है। अब देखो, अगर n की वैल्यू तुम्हारे पास 1 हो, n की वैल्यू 1 हो, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 5 हो, n की वैल्यू 6 हो। देखो नजर आएगा नहीं, सो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहाँ तक आपको नजर आ जाएगा। अब अगर n की वैल्यू 7 हो, n की वैल्यू 8 हो, n की वैल्यू 9 हो, n की वैल्यू 10 हो, 10 तक नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है सिंप्लीफिकेशन से। अगर n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 हो, सो याद रखिएगा n की वैल्यू 1 है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। सो आप क्या नाम देंगे उसे, यानी आप लोगों को कोई ना कोई फिर नाम देना पड़ेगा, और उसका कोई ना कोई क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सो क्लियरिटी रखें। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपकी n की वैल्यू 1 होगी तो आपका क्या होगा, CH3 मिथाइल। इसको आप लोग n की वैल्यू 1 हो तो आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मिथाइल होगा। सही है, ये मिथाइल की निशानी है। जहां पर भी आपको CH3 नजर आए सो ग्रुप क्या है, मिथाइल है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर n की वैल्यू 2 हो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, C2H5। आप इसे डबल करते जाएंगे, सो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ये सब आपने पढ़े होंगे। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 हो तो C3H7 हो जाएगा। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल इथाइल। आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, एक तरह की आपकी क्या है, बेस है। सो इसे आपने क्या करना है, पक्का करते हुए चलना है। सो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि ये आप लोगों के पास होगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। सही है। अगर n की वैल्यू 4 हो तो C4H9 हो जाएगा।
और ये आप लोगों के पास हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। उसके बाद C5 और अगर H11 हो तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? पेंटाइल। क्या हो जाएगा? पेंटाइल। अगर N की वैल्यू 6 हो तो C6H13 और ये आप लोगों के पास हो जाएगा हेक्साइल। और अगर आप बढ़ाते जाना है, बस ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखेंगे तो आपको इन बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर C7 और H15 की बात करें तो ये हमारे पास बनेगा हेप्टाइल। दिस इज कॉल्ड हेप्टाइल। अगर N8 की बात करेंगे तो C8H17 ये हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्टाइल। और अगर N9 की बात करें तो C9H19 तो ये हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेगा इसे? नानाइल। और C10H21 तो ये हमारे पास क्या बनेगा? डिकाइल। सो ये काउंटिंग तुमने क्या करनी है? याद रखनी है, क्योंकि जब मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन उसके अलावा आपके टेस्ट के अंदर कोई नहीं पूछा जाएगा। ये काउंटिंग याद रखनी है और जो अब मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। देखें, अगर आप लोगों के पास N की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? मिथाइल। N की वैल्यू 2 होगी, इथाइल। N की वैल्यू 3 होगी, प्रोपाइल। इनके फॉर्मूला भी याद रखने हैं। N की वैल्यू 4 होगी, ब्यूटाइल। N की वैल्यू 5 होगी, पेंटाइल। N की वैल्यू 6 होगी, हेक्साइल। N की वैल्यू 7 होगी, हेप्टाइल। N की वैल्यू 8 होगी, ऑक्टाइल। N की वैल्यू 9 होगी, नॉनाइल। N की वैल्यू 10 होगी तो क्या होगा? डिकाइल। सो ये आप लोगों के पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है। कि बच्चों देखें, अभी मैं जो आपको लिखवाऊंगी वो आपका बेसिक होगा। देखें, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन हो तो नाम अलग, OH हो नाम अलग, उसके बाद SH हो फिर नाम अलग। सो आप इसे नोट करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखना है कि अब हमारे पास है, यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर मैंने लिखा है नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स लिखा है कंपाउंड, कि कंपाउंड का नाम क्या बनेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है उसका IUPAC नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी एग्जाम्पल और फिर मैं इसकी यहाँ पर क्या करूंगी? नोमेनक्लेचर करूंगी। बच्चों, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए चीजें लिखी हैं इससे बाहर आपको कोई सवाल नहीं आएगा। रिसर्च अकॉर्डिंग मैंने इनके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है और मुझे काफी ज्यादा इसके ऊपर टाइम लगता है। देखिए, एक दिन अगर मैं आपका लेक्चर शूट करती हूँ तो उसकी जो रात होती है 3 आवर्स, देन आई कैन रिसर्च इट। सो बच्चों, यहाँ पर इसके अलावा आपका कोई सवाल MD गेट और E गेट और डीच के अंदर नहीं आने वाला। जो फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही हर साल आते हैं, ऊपर से उठाए जाएंगे, नीचे से ये वाले उठाए जाएंगे। सो ये चीज आपने देखनी है। तो चलें अभी देखते हैं। बच्चों ये देखें, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपने पढ़ा था, एक आप लोगों के पास क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट फर्स्ट A से लेकर आपको पता है कितने तक होते हैं? 8A तक होते हैं। यू मस्ट नो इट। ये चीज के बारे में आप लोग सब क्या करते हैं? जानते होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अगर मैं आपको थोड़ी और चीजों के बारे में बताना चाहूँ, एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मैं आपको 2 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद फर्स्ट B से लेकर जो 8B तक आप लोगों के पास होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसे आप ध्यान में रखें। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में भी पूरा चैप्टर था जो कि हमने हलवे तरीके से इसको डिस्कस किया। ये हमारा 13 चैप्टर है, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू योर PMDC सिलेबस। सो ये चीजें तुम्हें क्लियर है। अब देखिए, तुम्हारे पास जो 7th ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो आपके 7th ग्रुप के फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन आएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा ब्रोमीन। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा और आयोडीन। ये जो आप लोगों के पास है ये हमारे पास क्या है? -X इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखिएगा। और इस ग्रुप का नाम जितने भी लिखे नाम
इनका कंपाउंड, इनका नेम ऑफ कंपाउंड, इनके कॉमन नेम कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है इसे हम होलो ग्रुप कहते हैं, हेलोजीन फैमिली कहते हैं, इस वजह से इन्हें हेलो ग्रुप कहते हैं। और इन्हें क्लोरो ग्रुप भी कहते हैं हम लोग। इन्हें दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्लोरो ग्रुप भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी अगर कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक रेडिकल आएगा और रेडिकल के साथ आपको इसका क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम ऑफ कंपाउंड। अब बताओ कि अगर आप लोगों के पास सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका जो नाम बना है वो क्या बना है, हेलो ग्रुप बना है, यानी कि क्लोरो ग्रुप बना है। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये R माइनस एक्स, यहाँ पर आप वो वाली वैल्यू मिथाइल, इथाइल, फिर आप वो फंक्शनल ग्रुप बनाए, फिर अलग सा नाम बनेगा। इस तरीके से मैंने आपको चीजें बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास है नेम ऑफ कंपाउंड। ओके मैम अभी बताएं कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या बनेगा। इसका नाम या तो अल्काइल हैलाइड्स बनेगा या इसका नाम हेलो अल्केन्स बनेगा, हेलो अल्केन्स। उसके बाद ये कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड। इनका कॉमन नेम बच्चों क्या है, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद ये IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा दिस इज द फुल फॉर्म ऑन देन IUPAC। उसके बाद है हेलो अल्केन्स, हम लोग इसे कहते हैं। और इसकी एग्जांपल C3H। अब आपको अगर मैं नोमेनक्लेचर इसकी करके दिखाऊं, नोमेनक्लेचर इज द हलवा टॉपिक। आपको पता है ना कि नोमेनक्लेचर बहुत आसान होती है, बस कॉन्सेप्चुअल होती है, याद करना होता है उन्हें। फर्स्ट ईयर भी बहुत आसान थी, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरे बच्चों को क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर, ये देखिए CH3 मैंने क्या होता है, मिथाइल गैस, उसे मार्श गैस भी कहते हैं। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। और इसे मिथाइल क्लोराइड भी कहेंगे या क्लोरोमिथाइल भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये इसकी क्या होगी, नोमेनक्लेचर होगी। क्लियर है मेरे बच्चे। उसके बाद आप लोगों के पास है OH। अगर मैंने आपको बताया था कि रेडिकल के अंदर आप लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप आपका Cl भी हो सकता है, उसके अंदर OH भी हो सकता है, उसके अंदर SH भी हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब माइनस OH, इसका मतलब है ये क्या, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोजाइल ग्रुप। उसके बाद इसे आप कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, एक रेडिकल होगा और यहाँ पर OH का ग्रुप होगा। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें कि कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास अल्कोहल बनेगा। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, अल्काइल अल्कोहल बनेगा। उसके बाद IUPAC में अगर मैं इसका नाम देखना चाहूँ OH का, तो अल्काइल अल्कोहल है। उसके बाद अगर मैं इसमें एग्जाम्पल इसकी देखना चाहूँ तो ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, अगर इसकी मैं IUPAC भी करना चाहूँ। सही हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास है NH2, इसे तो आप जानते होंगे, प्रोटीन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या है, इसका नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या है, अमाइनो ग्रुप है। उसके बाद इसके कंपाउंड क्या है, एक साइड रेडिकल होगा और दूसरे साइड वो अमाइन ग्रुप आपका लगा होगा। और उसके बाद नेम ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, अमाइंस बनेगा। उसके बाद IUPAC में अगर मैं इसका नाम देखना चाहूँ, कॉमन नेम इसका अल्काइल अमाइंस है। और उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ IUPAC में इसका जो नाम है वो है अल्काइन अमाइन। उसके बाद अगर मैं इसकी एग्जाम्पल में देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल इसकी होगी मिथाइल अमाइन। ये क्या है, मिथाइल अमाइन। आप खुद ही बता सकते हैं, बहुत आसान अब हो गई है, IUPAC तो सारे बच्चों को आती होगी। उसके बाद है -CN, यानी कि साइनो ग्रुप। इसका नेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का साइनो ग्रुप। उसके बाद ये कंपाउंड R होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे, आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, यू मस्ट नो इट। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इनके दरमियान में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है, एक सिग्मा के लें, ये पाई के लें, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हमारे पास है नेम ऑफ कंपाउंड, ये क्या बना, साइनाइड्स नाइट्रेट, साइनाइड नाइट्रेट। उसके बाद इसका कॉमन नेम आप लोगों के पास क्या है, अल्काइल साइनेट। उसके बाद इसका IUPAC नेम क्या है, अल्केन नाइट्रेट। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या है, CH3। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये क्या है, दिस इज ये क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइफन पढ़ा होगा, डैशेस, बट यहाँ इंग्लिश की बात नहीं करें, आप छोड़ दे इसे। CH3 माइनस या जो भी कह लें आप लोग, या डंडा कह लें, तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपके पास क्या बना, मिथाइल साइनाइड, आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास -COH। इसको तो मेरे बच्चे सारे जानते होंगे, इन तीनों से आप वाकिफ होंगे। ये आपके मेरे तो फेवरेट रह चुके हैं, ये 2 साल पहले मेरे तो ये फेवरेट रह चुके हैं।
फंक्शनल ग्रुप। अब देखें -COH, इसका मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप है। और उसके बाद इसका नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, सब जानते हैं इसे। आप जब पढ़े होते हैं मेरे ख्याल से, जब आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़े होते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप इन दो ग्रुप के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। आपको पता है ग्लूकोज की जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से आप पढ़ते होते हैं, ये एल्डिहाइड है। उसके बाद कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, उसकी शो करेंगे एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी, लेकिन कीटोन में दोनों साइड क्या होते हैं, रेडिकल होते हैं। ये चीज तुमने याद रखनी है कि एल्डिहाइड में एक तरफ रेडिकल होगा और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन मौजूद होगा। लेकिन एक तीर से दो निशाने कर लें, तो बच्चों ये है सेम ही एल्डिहाइड और कीटोन। फर्क इतना है कि यहाँ पर इनमें दोनों जगह रेडिकल लगा लेते हैं, इसमें एक जगह हम रेडिकल कोई भी लगा ले, मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं C2H5, उसके बाद हम प्रोपाइल लगा सकते हैं C3H7, उसके बाद हम यहाँ हेक्साइल लगा सकते हैं C3H9, सही है, सॉरी ये ब्यूटाइल है, यहाँ फिर ब्यूटाइल लगा सकते हैं, टू भी लगा लें आप C5H11, यहाँ तो हम इसे प्रोपाइल लगा सकते हैं, सॉरी पेंटाइल। सही, ये सारी चीजों के बारे में मैं इस वजह से बता चुकी हूँ। आप यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, अगर यहाँ CH3 लगा लें तो भी सही है, मिथाइल लगा लें, तो यहाँ पर दोनों साइड क्या लगेगा, रेडिकल लगेगा, बस ये डिफरेंस है, ओनली डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है यहाँ पर इनके नेम ऑफ कंपाउंड या इनके कॉमन नेम, इनके IUPAC नेम, यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल और यहाँ पर इनकी क्या दी हुई है, नोमेनक्लेचर दी हुई है, बी अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर देखें, जी हाँ, इसका नेम ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसका है एल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका क्या है, एल्डिहाइड, क्लियरली नजर आ रहा है, क्या है मेरे बच्चे, एल्डिहाइड है। इतना तुम्हें क्लियर है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना बच्चों जैसी चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है, हाइड्रोकार्बन्स भी आसान है, मैं पढ़ाऊंगी तो सब आसान लगेगा, देखिएगा बस। उसके बाद क्या है, यहाँ पर IUPAC नेम अल्केन नाइट्राइड, सॉरी ये रहा ना, अल्केनॉल कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड की तरफ हमने दोनों तरफ क्या लगा दिए, एक तरफ हाइड्रोजन था, एक तरफ हमने H लगा लिया। उसके बाद नोमेनक्लेचर में हमें फॉर्मल डिहाइड कहते हैं, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है COH, जहां पर भी COH, बच्चों ये सवाल लाजमी आता है कि COH का जो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप है उसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं या कार्बोजाइल ग्रुप भी कहते हैं, एज यू नो इट, कार्बोजाइल ग्रुप। अब इसमें डबल बॉन्ड के साथ O होगा और साथ में OH होगा और एक रेडिकल होगा, इसे सिंपलीफाई कार्बोजाइलिक एसिड भी कहते हैं। इसका नेम ऑफ कंपाउंड, इसे कॉमन नेम इसका लैक्टिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, IUPAC नेम इसे अल्कोनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये COOH, इस तरीके से हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिख दिया OH, सही, मजा आता है ये चीज पढ़ाने में। अब नोमेनक्लेचर का होगा फॉर्मिक एसिड या मिथोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी हम इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर में, और हम इसे मिथोनिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जो कि आपका पता ही है, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी क्या है, नेम ऑफ कंपाउंड कीटोन्स, इसका कॉमन नेम अल्काइल कीटोन, उसके बाद IUPAC में से अल्कोन कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड हम मिथाइल लगा सकते हैं क्योंकि रेडिकल ऑन द बोथ साइड, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन। देखें डाई क्यों कहा, एक ये मिथाइल और दूसरा ये मिथाइल, दो मिथाइल हो गए जिसे डाई मिथाइल कह दिया। एक मिथाइल होता मोनो लिखने की जरूरत नहीं थी, तीन होते तो ट्राई मिथाइल लिख लेते, फोर होते तो टेट्रा मिथाइल लिखते थे, फाइव होते तो मैम आप तो बढ़ते जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। सो यहाँ से आप इसे नोट कर लें क्योंकि अब हम आगे चलेंगे।